पार्टी हॉल के एंट्रेंस पर खड़ी हेतल एक बार फिर उसकी बेइज्जती करने लगती है, पर तभी आहान वहां पहुंच जाता है और उसकी नजर मयूरी पर जाकर ठहर जाती है। आहान पार्टी हॉल में आ चुका था, पर वहां आते ही उसकी नजर मयूरी पर पड़ी थी और उस पर जाकर रुक गई थी। पर तभी उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत देख लिया था, इसलिए उसने नजर हटाकर दोबारा उस तरफ देखा। उसकी नजर फिर से मयूरी पर रुक गई। इस वक्त सबका ध्यान आहान पर ही था। जब वहां खड़े सभी लोगों का ध्यान इस बात पर गया कि कुछ सेकंड से आहान किसी और को ही नोटिस कर रहा है और उसका ध्यान किसी और ही डायरेक्शन में है, तब सब लोग उसी डायरेक्शन में देखने लगे। मयूरी सबसे लास्ट में खड़ी थी, इसलिए सब लोग एक के बाद एक उसके सामने से हटने लगे। सबको हटता हुआ देखकर मयूरी भी वहां से हटने लगी, पर इस वक्त उसके पीछे कोई भी नहीं था। तब जाकर उसे समझ आया कि आहान उसे ही देख रहा था, पर आहान को देखने के बाद उसे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगा, क्योंकि कल रात को वो उसके कमरे में उसके बेड पर सोई थी। हालांकि उन दोनों के बीच में परी थी, पर ये बहुत ऑकवर्ड था। और जब वो सुबह जागी तो आहान वहां से जा चुका था। उस रात के बाद अब जाकर उसने आहान को देखा था, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो ऑकवर्ड फील क्यों कर रही थी या नर्वस क्यों हो रही थी। वो भी चुपचाप बस आहान को देखने लगी। हालांकि वो खुद से बड़बड़ाते हुए कह रही थी, मयूरी, ए वायुमंडल तुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये मुझे नॉर्मली देख रहा है या फिर गुस्से में घूर रहा है। वर्धन इस वक्त आहान के पास ही खड़ा था। जब उसने मयूरी को देखा तो हैरानी से कहा, सर क्या ये सच में मयूरी है? अब उसकी आंखें भी मयूरी पर टिक गईं। मयूरी आज वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने व्हाइट ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी, उसके हाथ में ब्रेसलेट था और चेहरे पर एकदम लाइट मेकअप। गले में एक पर्ल नेकलेस उसके लुक को परफेक्ट बना रहा था। उसके साथ साथ उनके हाई हील्स भी पहन रखे थे, जो उस डिजाइनर ने उसे जबरदस्ती पहनाई थी। आज उस ड्रेस में वो बहुत ही ग्लैमर लग रही थी और इन सबके साथ उसकी नजाकत ऐसी थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी ऑर्डिनरी फैमिली से नहीं बल्कि बहुत ही बड़े राजघराने से हो। उसे आज ऐसे देख आहान जैसे कहीं खो गया था। आज तक उसने जल्ली बातूनी मयूरी को देखा था, जो हर वक्त बक 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 करती रहती थी। मयूरी का ये रूप भी हो सकता था, उसे नहीं पता था। तभी हेतल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आहान तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं परी को अभी बस तुम्हारे पास लेकर आ रही थी। पर तभी परी, जो अभी तक मयूरी के साथ खड़ी हुई थी, वो भागते हुए आहान के पास गई और उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, डैडी डैडी। उसकी बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि आहान की गोद में आने के लिए वो ये सब कर रही थी। उसे ऐसा करता देखकर आहान ने भी उसकी तरफ स्माइल करते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और फिर अंदर की ओर जाने लगा। पर तभी उसके कानों में पीछे से हेतल की आवाज पड़ी, जो अभी भी मयूरी को डांट रही थी। वो उसे कह रही थी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम जैसी मामूली सी नर्स को इस पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर तुम यहाँ किस हक से आई हो? इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से बेइज्जती करके बाहर निकालूं, तुम खुद ही यहाँ से बाहर चली जाओ, वरना बेवजह सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ यहाँ से। उनकी यह बात सुन आहान के कदम वहीं रुक गए। उसने पीछे पलट कर देखा तो मयूरी अब भी वहां खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इतनी सारे गेट्स को देखकर उसने कुछ कह ही नहीं पा रही थी। वहीं हेतल को इस बात की समझ नहीं थी कि उसे किससे कब कैसे क्या बात करनी चाहिए। वो तो बस एक बार शुरू हो जाती थी तो फिर खत्म ही नहीं होती थी। वहीं ये सब करने का उनका एक इंटेंशन ये भी था कि वो सबके सामने उस पर चिल्लाकर राजज़ादा खानदान में उनकी कितनी इज्जत है ये भी बताना चाहती थी। पर वो मयूरी से कुछ और कह पाती उससे पहले ही सामने से आहान की आवाज आई, आप अभी तक वहाँ क्या कर रही हैं? चलिए अंदर।
चलिए। ये सुनकर हेतल आंटी बहुत ही प्राउड के साथ आहान के पीछे आने लगी। उन्होंने एक दो कदम बढ़ाए ही होंगे, पर तभी आहान ने फिर से मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, मयूरी तुम अभी भी वहीं खड़ी हो, चलो अंदर, जल्दी से अंदर आओ। जैसे ही हेतल ने उसका नाम सुना वो हैरान हो गई। आहान उन्हें नहीं बल्कि मयूरी को अंदर जाने के लिए कह रहा था। वहीं अपना नाम सुनकर मयूरी खुद भी हैरान हो गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आहान कभी उसके लिए स्टैंड लेगा। वो इतनी बड़ी पार्टी में हेतल के अगेंस्ट जाकर उसका साथ देगा। मयूरी इस वक्त बस चुपचाप उसे देख रही थी और फिर अपनी गर्दन नीचे किए उसे फॉलो करने लगी। तभी उसे रियलाइज हुआ कि परी और उसकी ड्रेस एग्जैक्टली सेम थी, बस ड्रेसेस का कलर ही डिफरेंट था। तभी मयूरी ने आहान के पास जाकर परी को अपनी गोद में ले लिया। परी ने भी उसके पास जाते ही उसे टाइट हक कर लिया। पार्टी में जो लोग आए थे सब उन्हीं को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़की कौन है, और परी जो अभी कुछ दिन पहले आहान की जिंदगी में आई थी, जो उसकी बेटी है, उसने इस अजनबी लड़की को इतने टाइटली हक क्यों कर रखा है, और ऊपर से आहान उसे इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है। सबके दिमाग में बस यही सवाल चल रहे थे। उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। तभी आहान ने पीछे देखते हुए मयूरी से कहा, फॉलो मी। इतना कहकर आहान ने अपने एक हाथ को अपनी पॉकेट में रखा और पूरे हॉल में घूमने लगा। वहीं मयूरी को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो यहाँ से चली जाना चाहती थी, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे यहाँ परी को भी संभालना था। इस वक्त रायज़ादा मैंसन में चारों तरफ खूबसूरत लाइट जगमगा रही थी। चारों तरफ नौकर अलग अलग तरह के स्नैक्स और डिशेस सभी गेस्ट्स को सर्व कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आहान के आते ही पार्टी में जान आ गई थी। उसे वहां देखकर सभी चेयरपर्सन, रायज़ादा कॉर्पोरेशन के पार्टनर्स, फैमिली, फ्रेंड और वो सभी लोग जिनके साथ उसके अच्छे रिलेशन थे, वो सभी अपने अपने हाथों में ड्रिंक्स लेकर उसकी ओर आ गए। इतने लोगों को वहां देखकर मयूरी परी को लेकर थोड़ा साइड में आ गई। उसे इतना एक्साइटेड होते देखकर और उसके कहने पर मयूरी ने उसे नीचे उतार दिया, और तभी परी इधर उधर जाने लगी। मयूरी भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और उसे कहने लगी, परी बेटा थोड़ा आराम से चलो, आप गिर गई तो आपको चोट लग जाएगी। पर परी का ध्यान तो इस वक्त बस मस्ती करने में लगा हुआ था। तभी गलती से परी का पैर वहां खड़ी एक लड़की के स्कर्ट पर लग गया, जो अभी अभी बाहर से आई थी। ये देखकर उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा, ए बदतमीज बच्ची, यहाँ किसके साथ आई है? इसमें जरा भी मैनर्स नहीं है। इतना कहकर उस लड़की ने परी को अपनी स्कर्ट से साइड करते हुए पीछे की तरफ धकेल दिया और फिर अपनी स्कर्ट साफ करने लगी। पर तभी मयूरी वहां आ गई। उसने परी को संभालते हुए कहा, परी क्या तुम ठीक हो? उसे वहां देखकर परी भागते हुए उसके पास आ गई और उसके गले लग गई। उस लड़की के डांटने की वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए उसने मयूरी को कसकर गले लगा लिया था। वही मयूरी भी परी को चेक करने लगी कि पीछे धकेलने की वजह से कहीं उसको कोई चोट तो नहीं आई थी। पर अच्छे से देखने लेने के बाद उसने एक लंबी सांस लेते हुए खुद से कहा, थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं तो डर ही गई थी। फिर उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, वो छोटी है ना, मस्ती में सब भूल जाती है, शायद खेलते वक्त इससे गलती से आपकी स्कर्ट पर पांव चला गया। मयूरी ने उससे सॉरी कह दिया था, पर फिर भी वो लड़की थोड़ा रूड होकर बोली, तो ये आपकी बच्ची है क्या? आपसे आपकी खुद की बच्ची भी नहीं संभाली जाती? उसने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, परी यही नाम है ना इसका? अरे इसे समझाइए, नाम रख देने से ये सच में परी नहीं बन गई जो इधर उधर उड़ती फिरे। आज का तो मेरा दिन ही खराब है, जो मैं तुमसे टकरा गई और बेवजह इतनी महंगी स्कर्ट खराब हो गई। उसकी ऐसी बात सुनकर बड़े तक घबरा जाते, तो फिर परी तो बच्ची थी, इसलिए वो डरते हुए मयूरी के गले से लिपट गई। अब तक मयूरी को भी गुस्सा आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इस इतनी छोटी सी बच्ची पर इतना गुस्सा कैसे कर सकता है, वो भी सिर्फ एक स्कर्ट पर पैर रखने के लिए। उसकी बात खत्म होते ही उसने अपने सामने खड़ी उस लड़की को घूरते हुए थोड़ी कड़क आवाज में कहा, मिस आप जो भी हैं, माना कि परी की गलती से आपसे टकरा गई, पर उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगी है ना, तो इसमें इतना रूड होने की क्या जरूरत है? आपको बच्चों से बात करना सीखना चाहिए, समझी? कि रिपीट करूं, तुम्हारी माफी से मेरा स्कर्ट ठीक हो जाएगा
तुम्हें पता भी ये कितनी महंगी है। अच्छा, अब इतनी बातें कह रही हो तो बताओ, क्या तुम इसकी भरपाई? इतना कहते ही वो लड़की रुक गई। दरअसल उसकी नज़र सामने खड़े आहान पर गई, जिसे देखकर उसके मुंह से निकल पड़ा, सो हैंडसम एंड क्लासी। उसकी तेज आवाज सुनकर और परी को रोता देखकर ही वो उस तरफ आ रहा था। उसके हाथ में ड्रिंक्स का गिलास था। आज पार्टी में बहुत सी लड़कियां भी आई थीं। सनाया की मौत के बाद अब शहर की मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स की लिस्ट में आहान का नाम भी था। उसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में आज पार्टी में मौजूद लड़कियां उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में लगी हुई थीं। सब आपस में उसकी तारीफों के पुल ही बांधी जा रही थी। यार कितना हैंडसम है ना ये, मेरा तो इस पर दिल आ गया है। काश एक बार ये मेरी तरफ देख ले। यार आज तो ये बाकी दिनों से भी ज्यादा हैंडसम और क्लासी लग रहा है। काश ये मेरी लाइफ में आ जाए, मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। हर तरह बस यही बातें हो रही थी। आहान उन सबको इग्नोर करके परी और मयूरी के पास आ गया। उसने उनके पास आकर पूछा, इससे पहले कि मयूरी उसे कुछ कह पाती हेतल वहां आ गई। उसने आहान की तरफ देखते हुए कहा, आहान मैं कब से तुम्हें मेरी भतीजी सगुन से मिलवाना चाहती थी। उन्होंने उस लड़की जो मयूरी को सुना रही थी उसकी तरफ देखकर कहा, पर तुम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम पहले ही दोनों एक दूसरे से मिल चुके हो। उन्हें यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वो सगुन की तारीफ करते हुए उसके बारे में कहने लगी। आहान ए सगुन है मेरी भतीजी। ये कुछ दिन पहले ही लंदन से अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस इंडिया लौटी है। ये बहुत इंटेलिजेंट और बहुत टैलेंटेड है। अरे इतना ही नहीं, बच्चों से भी इसे बहुत प्यार है। ये सुनकर आहान सगुन की तरफ देखने लगा। उसकी नज़र अपनी तरफ देख सगुन ब्लश करने लगी। अब जाकर सगुन को ये तो पता चला था कि उसकी बुआ जिस लड़की की बात कर रही थी वो आहान रायजादा था। पहले तो ये जानकर कि उसकी एक 3 साल की बेटी भी है, उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। पर जब उसे पता चला कि वो इतना रिच और सक्सेसफुल और साथ ही उसकी सोसाइटी में उसका अच्छा दबदबा है, वो भी रायजादा फैमिली की बहू बनने के सपने देखने लगी थी। और आज सब जब उसने इतने हैंडसम लुक को देखा तो वो एकदम फ्लैट ही हो गई थी। वो मन ही मन में सोचने लगी, मुझे पहले पता होता कि बुआ इस हैंडसम की बात कर रही थी जिसे देखकर ये लड़कियां पागल हो रही हैं, तो मैं तो अब तक इससे शादी भी कर चुकी होती। इसे भला कौन रिजेक्ट करना चाहेगा। वो एकदम हैरान रह गई थी। मिस्टर आहान, आप इस बच्ची को जानते हैं? आपको पता है पहले तो इसने मेरी स्कर्ट खराब कर दी और फिर मैंने इसे ज्यादा कुछ कहा भी नहीं कि उससे पहले ही ये रोने लगी। पता नहीं कैसे मैनर्स दिए हैं इस बच्ची को इसके पेरेंट्स ने। इतना कहकर परी फिर से रोने लगी। अब वो आहान की तरफ देखते हुए तेज तेज चिल्लाते हुए रो रही थी, डैडी डैडी। जैसे ही सगुन ने परी के मुंह से आहान को डैडी कहते सुना वो दंग रह गई। उसके पैर कांपने लगे। क्या करेगा अब आहान सगुन के साथ? क्या बच पाएगी हेतल ताकि उसे आहान के गुस्से से? उसे अब जाकर रियलाइज हुआ कि परी आहान की बेटी है। आहान के पूछने पर उसने तो उसके सामने भी परी के बारे में अनाप शनाप बक दिया था, पर यह बात समझने में उसे काफी देर हो गई थी। उसने आहान को उसी की बेटी के लिए न जाने क्या क्या बोल दिया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले। कहाँ तो वो इतनी महंगी ड्रेस और मेकअप करके आहान के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाना चाहती थी, पर उसके साथ तो अब सब कुछ उल्टा ही हो गया था। तभी उसने सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हेतल की तरफ देखना शुरू कर दिया कि शायद अब वही उसे इन सब से बाहर निकाल सकती थी। वो भी उसे देखकर समझ चुकी थी कि वो क्या कहना चाह रही है। उन्होंने सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हुए आहान से कहा, आहान सगुन अभी अभी यहाँ आई है, इसलिए उसे नहीं पता था कि परी तुम्हारी बेटी है। शायद इसी वजह से एक गलतफहमी हो गई। मैं अभी इसे माफी मांगने के लिए कहती हूँ। इतना कहकर वो सगुन को कहने लगी, सगुन अभी के अभी परी और आहान से माफी मांगो। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। हेतल काकी के ऐसा कहने पर सगुन परी के पास चली गई और बहुत ही प्यार से उससे कहने लगी, परी आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरे पास आओ, मैं आगे से तुम्हें कभी भी नहीं डांटूंगी। अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं होगी ना? उसकी बात सुनने के बाद भी परी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस आहान से चिपकते हुए उसके पास ही खड़ी रही। पर इस वक्त मयूरी को बहुत गुस्सा आ रहा था।
उसने थोड़ा रूड होते हुए शगुन से कहा, मिस शगुन, आप रहने दीजिए। अगर आपने परी को अपनी गोद में उठाया तो आपकी यह महंगी और ब्रांडेड स्कर्ट खराब हो जाएगी, और वैसे भी आपकी स्कर्ट बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर यह खराब हो गई तो हम लोग इसकी भरपाई भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्लीज़ आप कोई तकलीफ मत उठाइए, समझे या रिपीट करूं? मयूरी की यह बात अच्छे से समझ आ गई थी उसे कि शगुन सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रही थी और उसे बच्ची से तो कोई लगाव नहीं था। तभी आहन ने परी को अपनी गोद में उठा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहा, परी बेटा क्या हुआ, मुझे बताओ, डैडी है ना, उसके पास बिल्कुल मत डरो और रोना बंद करो। उसकी बात सुन परी चुप हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और आहन की तरफ देखते हुए बोली, डैडी यह बदमाश बच्ची क्या होता है? इन दीदी ने मुझे बदमाश कहा। जैसे ही आहन ने परी की बात सुनी उसके चेहरे पर बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन आ गए, जिसे देखकर शगुन बहुत ज्यादा डर गई। तभी उसने उससे माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर आहन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सच में यह सब जानबूझकर नहीं किया था, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और इसके लिए मुझे सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। पर इस वक्त आहन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। वहीं हेतल काकी किसी भी हाल में शगुन को उसकी नजरों में गिरने नहीं दे सकती थी। उन्होंने आहन के पास जाकर उससे कहा, आहन प्लीज शगुन को माफ कर दो, उसने सच में यह जानबूझकर नहीं किया है, यह बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इतना कहकर वो मयूरी के पास चली गई और बेवजह उसे घूरते हुए बोली, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है मयूरी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम पर गुस्सा किया, इसलिए तुम इन सब का बदला इस तरह लेने की कोशिश कर रही हो। तुमने जानबूझकर परी को शगुन के पास भेजा ताकि वो उस पर गुस्सा करे और आहन की नजरों में बुरी बन जाए। कितनी घटिया लड़की हो तुम। जैसे ही उन्होंने मयूरी की यह बात कही, मयूरी एकदम हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक से इन सब बातों का ब्लेम उस पर कैसे डाल सकती थी। उसने अपनी बात रखते हुए उनसे कहा, पर इसमें मेरी गलती कैसे? वो अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले आहन ने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा और आप दोनों में से तो किसी ने अब एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही आहन ने इतनी तेज आवाज में चिल्लाया, वहीं उसकी आवाज सुनकर उसके गार्ड्स भी आ गए। तभी आहन ने शगुन की तरफ हाथ से इशारा करते हुए उन गार्ड्स से कहा, इस लड़की को राजदादा मेंशन से बाहर निकालो, मैं इसे अब एक सेकंड और भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और याद रहे कि आज के बाद यह लड़की घर के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। जैसे ही उन गार्ड्स ने अपनी बॉस की बात सुनी, वे तुरंत एक्शन में आकर उसके पास आ गए। पर आहन को इतना गुस्से में देखकर शगुन के पांव कांपने लगे थे, इस वजह से वो नीचे जमीन पर गिर पड़ी। उसने हेतल की तरफ देखते हुए कहा, बुआ प्लीज मुझे बचा लीजिए। हेतल खुद भी अपनी भतीजी को इस हालत में नहीं देख सकती थी। उन्होंने पहले यही सोचा था कि शगुन अपनी खूबसूरती से आहन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, इससे उन दोनों फैमिलीज के रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे। पर अब उन्हें यह अपने इस सपने पर पानी फिरता दिख रहा था, क्योंकि राजदादा मेंशन में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आहन राजदादा के डिसीजन को चेंज कर सके या ऐसा कुछ कहने की सोच भी सके। पर तभी पीछे से एक नौकर आया और उसने आहन से आकर कहा, सर बा आ गई हैं, वह आपको भी ढूंढ रही हैं। जैसे ही हेतल ने यह बात सुनी, उसे एक आइडिया आया और उसने आहन से कहा, आहन तुम शगुन को इस तरह घर से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आज वो बा की बर्थडे पार्टी में परफॉर्म करने वाली है और उसकी परमिशन बा ने खुद शगुन को दी है। क्या तुम चाहते हो कि बा अपनी बात से मुकर जाए? जैसे ही आहन ने यह बात सुनी, उसने अपने आदमियों को रोकते हुए कहा, रुक जाओ। फिर उसने शगुन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पास फंक्शन खत्म होने तक का टाइम है, जैसे ही फंक्शन खत्म हो जाए चुपचाप यहाँ से चली जाना, वरना मेरे लोग तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। इतना कहकर वो गार्ड्स को रेडी रहने को कहकर वहाँ से चला गया और हेतल भी तसल्ली भरी सांस लेते हुए वहाँ से चली गई। आखिरकार उनकी कोशिश काम कर गई थी। आहन ने शगुन को यहाँ रुकने की परमिशन दे दी थी। तभी आहन ने मयूरी के करीब आते हुए बहुत ही कूल एक्सप्रेशन के साथ उससे कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम परी को लेकर मेरे पीछे ही रहना, फिर तुम इधर उधर क्या कर रही हो? तुम कोई बात आसानी से समझ नहीं आती है क्या?
मयूरी इस वक्त एकदम चुपचाप थी। उसने आहान को कुछ भी नहीं कहा। उसे चुपचाप देखकर उसने फिर से कहा, एक लास्ट मौका दे रहा हूँ तुम्हें अपनी बात रखने का। अगर इसके बाद भी तुमने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। आहान की यह बात सुनकर अब मयूरी को भी गुस्सा आ गया। गुस्से से उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। इस वक्त वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने उसे सुनाते हुए कहा, आप अपने आप को समझते क्या हैं? जब देखो तब मुझे पर गुस्सा ही निकालते रहते हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया है? माना कि मुझसे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, पर अगर आप खुद इतने ही परफेक्ट हैं ना, तो आप इस शगुन के सामने क्यों कुछ नहीं कर पाए? उसके इतना कुछ करने के बाद भी अपने उसे यहाँ रुकने क्यों दिया? मुझ पर चिल्लाना बंद कीजिए, समझे या रिपीट करूं? इस वक्त मयूरी गुस्से में बहुत क्यूट लग रही थी। आहान चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं कर पाया। उसने थोड़े कूल एक्सप्रेशन के साथ उससे कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मैं परफेक्ट नहीं हूँ या फिर मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ? आहान की बातों में जरा भी गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। फिर भी मयूरी ने थोड़ा हैरानी से उसे देखा कि आखिर उसके इतना कहने के बाद भी उसने कुछ भी सुनाया क्यों नहीं। उसको वो कैसे इतना नॉर्मल बिहेव कर रहा था। इस वक्त तक बा पार्टी में आ चुकी थी, इसलिए होस्ट ने सबको उनकी जगह पर बैठने के लिए कह दिया। तभी रिया वहां आई और उसने आहान को फिर से याद दिलाते हुए उससे कहा, सर बा आपको ढूंढ रही हैं और अगर आप वहां नहीं गए तो वो आपको ढूंढती हुई यहाँ आ जाएंगी। रिया की बात सुनकर आहान अपने कदम बढ़ाते हुए आगे निकल गया और मयूरी भी अपना सर नीचे किए उसके पीछे पीछे जाने लगी। जब पार्टी की होस्ट ने पार्टी को स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट की तो हॉल की लाइट्स डिम हो गईं और सभी लाइट्स एंट्रेंस की ओर आकर रुक गईं। इस वक्त आहान बा का हाथ पकड़कर रेड कारपेट से होता हुआ अंदर की तरफ आ रहा था। जैसे जैसे आहान अंदर आ रहा था वैसे वैसे वो लाइट्स भी उसके साथ होते हुए आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। मयूरी इस वक्त भीड़ में खड़ी आहान और बा को देख रही थी। तभी वो खुद से बड़बड़ाने लगी, वैसे इतना भी पत्थर दिल नहीं है यह वायुमंडल। दिखने में भले ही बहुत खड़ूस दिखता हो पर असल में अपनी बा और फैमिली से बहुत प्यार करता है। इतना कहकर मयूरी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। यहाँ पार्टी में सब लोग बा को देखकर बहुत खुश थे, पर यहाँ ऐसे भी बहुत से लोग थे जो मन ही मन में यह सब देखकर जल रहे थे। उन्हें राजदादा फैमिली के पैसे को देखकर जलन महसूस हो रही थी। वहीं शगुन मन ही मन में इस बात से खुश हो रही थी कि उसे बा की बर्थडे पार्टी में और यहाँ होने वाले टैलेंट शो में परफॉर्म करने का मौका मिला था। इससे वो अपने टैलेंट को सबके सामने दिखा सकती थी। यही सब सोचकर उसने खुश होकर अपने मन में कहा, तू तो बेस्ट है शगुन, और देखना जब तू यहाँ परफॉर्म करेगी सब लोग तुझे देखते ही रह जाएंगे। वहीं अगर आहान और बा को उसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो हो सकता है कि बा उसे इम्प्रेस हो जाए और उसे राजादा मैंसन में कुछ टाइम और बिताने दे, और एक बार अगर उसे बा पसंद करने लगी तो कोई भी उसे राजादा मैंसन से बाहर नहीं निकाल सकता था। यही सब सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं आहान और बा अपनी जगह पर आकर बैठ चुके थे। कुछ ही देर में टैलेंट शो शुरू हो गया। तभी शगुन अपनी स्कर्ट उठाते हुए धीरे धीरे स्टेज पर रखे पियानो की तरफ जाने लगी। जैसे ही हेतल काकी ने शगुन को स्टेज पर देखा तो उन्होंने बा से उनकी तारीफ करते हुए कहा, बा शगुन ने आपके बर्थडे के लिए स्पेशल यह परफॉर्मेंस तैयार किया है। वो कई दिनों से देर रात तक पियानो की प्रैक्टिस कर रही थी। वो बस यह कहती रहती थी कि बा को तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत पसंद आएगा, यह परफॉर्मेंस वो बहुत एंजॉय करेंगी। एक्चुअली शगुन ने पियानो बजाने का पूरा कोर्स कर रखा था। अपने इन स्किल्स से वो सबको इम्प्रेस करना चाहती थी। हेतल की बात सुनकर बा ने उससे कहा, चलो देखते हैं कि शगुन कितना अच्छा परफॉर्मेंस करती है। अब तो मैं भी उसके परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड हूँ। और फिर अगले ही पल बा आहान के हाथ पर पहनी हाथ मारते हुए उससे पूछने लगी, यह मयूरी कहाँ है? कब से देख रही हूँ, देख ही नहीं रही। बा की बात सुनकर आहान ने भी अपने असिस्टेंट रिया की तरफ इशारा करते हुए मयूरी को ढूंढने को कहा। अपनी बॉस का ऑर्डर मिलते ही रिया भीड़ में मयूरी को ढूंढने लग गई। उसने उसके पास जाकर कहा, मयूरी तुम्हें बा बुला रही हैं।
जल्दी चलो। वहीं जैसे ही बा ने मयूरी को देखा तो वो उसकी तरफ हाथ से इशारा करते हुए उसे अपने पास बुलाने लगी। उनके बुलाने पर मयूरी उनके पास चली गई और उनके पास जाकर बोली, बा जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। कान्हा जी करे आप 100 साल से भी ज्यादा जियो। यह सुन बा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए बहुत ही प्यार से उससे बोला, मयूरी तू बहुत प्यारी और समझदार है, आ मेरे पास में आकर बैठ। यह सुन मयूरी हिचकिचा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राजज़ादा फैमिली मेंबर्स के बीच में कैसे बैठ सकती है। वो जगह सिर्फ फैमिली मेंबर्स की थी। यह सब इग्नोर कर वो बा के कहने पर वहाँ भी बैठ जाती है। पर तभी उसे हेतल का ख्याल आया। उसे डर था कि कहीं हेतल उसे फिर से सबके सामने सुनाने न लग जाए। क्या मयूरी बैठ पाएगी या बा के पास वाली सीट पर हेतल करने वाली है कोई ऑब्जेक्शन। पार्टी शुरू होती है और आहान बा को लेकर होस्ट सीट पर बैठ जाता है। पर तभी बा मयूरी को अपने पास बुलाकर उसे अपने साथ वाली सीट पर बैठने को कहती है। मयूरी आओ मेरे साथ यहाँ बैठो। मयूरी के साथ वहाँ आसपास खड़े वहाँ के लोग भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि बा इस अजनबी लड़की को होस्ट सीट पर बैठने को कह रही थी, जहाँ उनके गेस्ट भी नहीं बैठ सकते थे। वो जगह सिर्फ फैमिली के मेंबर्स के लिए थी। अब सब जानना चाहते थे कि आखिर मयूरी कौन है और उसका स्टेटस क्या है, जो राजज़ादा परिवार की हेड बा खुद उसे अपने साथ बैठने के लिए कह रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हेतल ने बा की ये बात सुनी तो वो एकदम से हैरान रह गई। उसने तो यह सोचा था कि बा सगुन की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर उसे अपने पास बैठने को कहेंगी, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया था। उसने खुद को संभाला और बा को रोकते हुए उसने उनसे कहा, बा यह आप क्या कर रही हैं? आपको पता है ना, होस्ट सीट पर सिर्फ राजज़ादा फैमिली के लोग ही बैठ सकते हैं, तो आप ऐसे किसी नर्स को यहाँ बैठने की परमिशन कैसे दे सकती हैं? यह बिल्कुल गलत है। बा ऐसा करके आप राजज़ादा फैमिली के रूल्स तोड़ रही हैं। वहीं बा से कुछ सीट छोड़कर जिग्नेश काका भी बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने बा की बात सुनी तो वो भी उनकी बात से ऑब्जेक्शन करते हुए बोले, हेतल बिल्कुल सही कह रही है बा, आप ऐसे किसी भी लड़की को यहाँ बैठने के लिए नहीं कह सकती। जिग्नेश काका दिखने में तो ठीक ठाक थे, पर बाहर से भले ही वो सही लगते हों, पर अंदर से उन्हें आहान से बहुत जलन होती थी। वो उसकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और अभी वो यह सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि राजज़ादा परिवार में उनकी भी चलती है और वो भी राजज़ादा परिवार का हिस्सा है। जैसे ही बा ने उन दोनों की ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी आवाज को थोड़ा तीखा करते हुए कहा, लगता है तुम दोनों पति पत्नी ने राजज़ादा परिवार के सभी नियमों को अपनी जुबान पर अच्छे से रट रखा है। सीरियसली, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि परिवार मतलब जायदाद होता है। यहाँ राजज़ादा फैमिली में सिर्फ जायदाद सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं। तुम दोनों किस हक से यहाँ बैठे हो? इतना कहकर बा उन दोनों की तरफ देखने लगी। अगर तुम दोनों इतनी ही ज्यादा परिवार के नियमों की बात कर रहे हो तो तुम दोनों को भी यहाँ नहीं बैठना चाहिए था ना। उनकी ये बात सुनकर हेतल और जिग्नेश दोनों एकदम हैरान रह गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बा उन्हें ये सब क्यों कह रही थी। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थे कि तभी बा ने अपनी स्टिक को जमीन पर बजाते हुए उन्हें उनके ख्यालों से बाहर निकाला और आगे कहा, मेरा बेटा भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर अगर कोई मेरे पोते की तरफ गंदी नजरों से देखेगा या उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे और उसकी फैमिली को छोड़ूंगी नहीं। बा ने इस वक्त अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी थी। वहीं उन्होंने बातों में उन्हें चेतावनी भी दे दी थी। बा राजज़ादा परिवार की हेड और मालकिन थी। वो भले ही बूढ़ी हो चुकी थी, पर अभी भी राजज़ादा परिवार में उनके फैसले ही सब कुछ थे। बा के इतना कुछ कहने के बाद भी जिग्नेश की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उनके सामने आगे कुछ भी कहे, पर फिर भी वो कुछ हिम्मत करके बा की तरफ कहने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि हेतल ने उन्हें रोक लिया और कहा, शांत हो जाओ जिग्नेश, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि होस्ट सीट पर उनके साथ कौन बैठ रहा है। अब तुम्हें जिस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है कि तुम आज के दिन अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखो, क्योंकि बा आज के दिन तुम्हें सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाएंगी और अगर गुस्से में तुमने उनसे लड़ाई कर ली या उन्हें कुछ कह दिया तो वो तुम्हें कभी भी सबके सामने नहीं अपनाएंगी। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही कहूंगी कि
इतनी नाजुक समय पर थोड़ा शांति से काम लो। हेतल की बात सुनकर जिग्नेश उसकी बात से सहमत हो गया और फिर वो दोनों चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। बा जिग्नेश को थोड़ी बहुत इज्जत देती थी क्योंकि जिग्नेश नाजायज ही सही पर था तो उनके पति का बेटा, पर जिग्नेश को उनकी बिल्कुल भी कद्र नहीं थी। वो उन्हें दिल से इज्जत नहीं देता था। इतना ही नहीं, आए दिन आहन के लिए कोई न कोई प्रॉब्लम भी खड़ी करता रहता था। वहीं बा ने अपना मूड ठीक किया और मयूरी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, जल्दी बैठो मयूरी, प्रोग्राम बस शुरू होने वाला है। मयूरी सोच में पड़ गई कि वो बा के साथ वाली सीट पर बैठे या नहीं। यही सोचते हुए वो बा के पास वाली सीट को घूरने लगी, पर अब भी उसके मन में यही बात आ रही थी कि आखिर बा ये सब क्यों कर रही थी। उसने बा से कहा, पर बा मुझे लगता है कि मुझे परी के पास। मयूरी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही बा ने उसकी बात बीच में काट दी और थोड़ा जल्दी से उससे कहा, जल्दी से बैठ जाओ मयूरी, देखो प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। बा की जिद पर उसे ना चाहते हुए भी वहां बैठना पड़ा। वो बा के पास वाली सीट पर बैठ तो गई थी, पर जैसे ही वो थोड़ा मुड़ी तो उसकी नजर अचानक से आहन के हैंडसम और अट्रैक्टिव चेहरे पर पड़ी, जिसे देखकर वो कुछ टाइम के लिए बस उसे देखती रह गई। अचानक उसने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, यह क्या कर रही है मयूरी, यह गलत है। तुझे इस वायुमंडल के लिए यह सब नहीं सोचना चाहिए। इतना कहकर उसने अपने सामने रखे टेबल पर पानी का गिलास उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर तभी आहन ने सेम टाइम पर अपना हाथ उस पानी के गिलास पर रख दिया। इस वजह से दोनों के हाथों की उंगलियां एक दूसरे से टच हो गई। मयूरी ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया और उस पानी के गिलास को छोड़कर वहीं पास में रखा शैंपेन का गिलास ले लिया। घबराहट में वह पानी समझकर एक ही बार में पूरी शैंपेन पी गई। आहान हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मयूरी भी गिलास के पीछे से उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। वहीं स्टेज पर सगुन परफॉर्म कर रही थी, पर तभी उसकी नजर आहान के पास बैठी मयूरी पर पड़ी। उसने देखा कि वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। यह देख उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी खींच ली और क्योंकि इस वक्त वो स्टेज पर खड़ी थी तो उसने अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लाने की कोशिश की। सगुन को कुछ और आता हो ना आता हो, पियानो उसे बहुत अच्छे से आता था। उसमें उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने पियानो बजाने पर काफी सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीत रखे थे और आज वो आहान को इम्प्रेस करने के लिए परफॉर्म करने आई थी। इसी कॉन्फिडेंट के साथ सगुन ने पियानो पर अपनी उंगलियां घुमाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरा हॉल उसकी मेलोडियस धुन से गूंजने लगा। इस वक्त वो एक बहुत ही टफ सॉन्ग प्ले कर रही थी जो हर किसी के लिए बजाना पॉसिबल नहीं था। इतनी मेलोडियस आवाज सुन पार्टी में जितने भी लोग थे उन सब का ध्यान उस पर आ गया था। इतना ही नहीं, वहां मौजूद कुछ लोग उसकी परफॉर्मेंस से इतने इम्प्रेस हुए कि आपस में बात करने लगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है इतनी यंग लड़की इतना अच्छा पियानो भी प्ले कर सकती है। इट्स रियली अमेजिंग। हाँ, ये सॉन्ग इतना टफ है लेकिन ये फिर भी इतना अच्छे से प्ले कर रही है। सच में मानना पड़ेगा इस लड़की के पास खूबसूरती के साथ टैलेंट भी है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये सच में बहुत ही अच्छा पियानो प्ले कर रही है। ये बातें अब तक हेतल के कानों में पड़ चुकी थी। जैसे ही उन्होंने सगुन की इतनी तारीफ सुनी तो वो भी वहाँ अपना सिर बहुत ही प्राउड के साथ ऊपर उठा कर यहाँ वहाँ देखने लगी। उन्होंने बा से कहा, बा देखिए तो सगुन ने आपके बर्थडे के लिए कितना अच्छा परफॉर्म किया है। सब उसकी तारीफ ही कर रहे थे। यह सुनकर बा ने भी कहा, हाँ सारस तो छे। बा की बात सुनने के बाद हेतल आहान की तरफ देखने लगी कि शायद वो भी उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर सगुन को माफ कर दे। उन्होंने उसके पास जाकर कहा, आहान सगुन की परफॉर्मेंस अच्छी है ना? वैसे पहले जो हुआ वो बस एक गलतफहमी थी और ये बात तो तुमने भी नोटिस की होगी कि सगुन अपनी गलती के लिए बहुत गिल्टी फील कर रही है। क्या तुम अभी भी उसे घर से बाहर निकालना चाहते हो? उसने थोड़ा कड़क आवाज में उनसे कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? क्योंकि सगुन अच्छा पियानो प्ले कर रही है तो इसका मतलब ये है कि मैं उसे माफ कर दूं। वैसे सच कहूँ ना तो इससे बेहतर पियानो तो हमारे घर की नर्स तक प्ले कर लेती है। ये सुन हेतल थोड़ा हैरान होते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा?
आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हेतल ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि आहान शगुन का कंपैरिजन उसके घर की नर्स से करेगा और उसके बारे में ये कहेगा कि वो शगुन से भी अच्छा पियानो प्ले कर सकती है। तभी आहान ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, अगर मयूरी ने शगुन से अच्छा पियानो प्ले किया तो आप शगुन की गलती की भरपाई कर पाएंगी, बताइए। आहान के मुंह से अपना नाम सुनकर मयूरी तो एकदम हैरान रह गई थी। उसने कहा, मिस्टर रायजादा, मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा। फिर हेतल ने कहा, तुम मजाक कर रहे हो ना आहान, तुम इस मामूली सी नर्स को कंपैरिजन मेरी भतीजी शगुन से कर रहे हो और तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है जिस लड़की ने आज तक पियानो को छुआ तक नहीं है वो इसमें मेरी भतीजी को हराएगी? इस वक्त हेतल को आहान की बातों पर हंसी आ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने कोई जोक सुना दिया हो। तभी मयूरी ने धीरे से आहान से कहा, मिस्टर रायजादा प्लीज, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। बेवजह मेरी सबके सामने इंसल्ट हो जाएगी। उसे मन ही मन में इस बात का डर भी लग रहा था कि अगर इतने सारे लोगों के सामने उसने अच्छा पियानो प्ले नहीं किया तो उसे तो सबके सामने शर्मिंदा होना ही पड़ेगा, बल्कि साथ ही मिस्टर रायजादा को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। यही सब बोलकर मयूरी मन ही मन में घबराई जा रही थी। तभी आहान उसके करीब आया और उसने कान में धीरे से बोला, तुमने तो कहा था कि मैं यूजलेस हूँ और शगुन से भी डील नहीं कर सकता, पर अब मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुम इतनी अच्छी और परफेक्ट हो तो साबित करो। अगर मयूरी इस कंपटीशन में शगुन को हरा देती तो उसे भी हेतल और इस शगुन को नीचा दिखाने का मौका मिल जाता। वहीं आहान भी ऐसा होने पर हेतल को अच्छा खासा मजा चखाना सकता था। अब जाकर मयूरी को समझ आ रहा था कि आहान सिर्फ रूड और इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि उसे मौके का फायदा उठाना भी अच्छे से आता है। तभी आहान ने हेतल की तरफ देखते हुए कहा, तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात मान गई हैं। चलो बढ़िया है फिर। इस वक्त आहान अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस में बोल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हेतल को मन ही मन में उसकी बातों से डर भी लग रहा था। हालांकि उन्हें अच्छे से पता था कि मयूरी जैसी मामूली सी नर्स जिसे पियानो का पी भी नहीं आता वो भला शगुन को क्या हराएगी। क्या मयूरी पियानो बजाने के लिए मान जाएगी और क्या वो शगुन जैसे अवार्ड विनर को हरा पाएगी? आहान ने किस बेसिस पर हेतल को ये चैलेंज कर दिया था? आहान का कॉन्फिडेंट देख हेतल को ये सोच कर डर लग रहा था कि कहीं मयूरी सच में शगुन से अच्छा पियानो ना बजा ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आहान को शगुन को इस रायजादा मेंशन से बाहर निकालने में कोई नहीं रोक पाएगा। हेतल ये सब सोच ही रही थी कि तभी शगुन अपना परफॉर्मेंस खत्म करके उनके पास आ गई और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उनसे बोली, मुझे ये चैलेंज मंजूर है। शगुन ने दूर से ही उनकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए उसने बिना हेतल की राय जाने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। तभी हेतल ने धीरे से उससे कहा, पर शगुन ने उनकी बात बीच में ही काट दी और धीरे से कहा, इट्स ओके मामी, आपको तो पता है ना कि मैंने पियानो प्ले करने में इंटरनेशनल अवार्ड तक जीते हैं, तो आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? और वैसे भी जिस लड़की को पियानो का पी तक नहीं आता भला वो मुझे क्या हरा पाएगी? इसलिए मम्मी, आई नो आई एम द बेस्ट, सो जस्ट चिल। हेतल अभी भी परेशान लग रही थी। शगुन ने उससे आकर कहा, वैसे मामी ये अच्छा मौका है, इस मयूरी की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स हुई है ना, आज इसे हरा कर हम इसे अच्छा मजा चखाएंगे। अपनी भतीजी की बातों में आकर हेतल भी सोचने लगी, शगुन की बात तो बिल्कुल सही है, आज इस मयूरी को हराकर इसे सबके सामने इंसल्ट करने में बड़ा मजा आएगा और फिर इसी बहाने शगुन भी रायजादा मेंशन में रुक जाएगी। यही सब सोचते हुए उन्होंने उससे कहा, ठीक है, मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है, हम एक कॉम्पिटिशन जरूर जीतेंगे। वहीं आहान इस वक्त अपनी सीट पर बैठा हुआ था, एक वाइन का गिलास अपने हाथों में लिए और कुछ सोचता हुआ वो उसे धीरे धीरे हिला रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके मन में कुछ तो जरूर चल रहा था। वहां लगी हुई लाइट्स की रोशनी उसके वाइन के गिलास पर पड़ रही थी, जिस वजह से वो गिलास और उसमें रखी वाइन चमक रही थी।
तभी उसने उस वाइन को एक ही सिप में खत्म कर लिया और कुछ देर हेतल की तरफ देखने के बाद उसने अपनी नजरें उनसे हटाकर मयूरी पर टिका ली। इस वक्त मयूरी बहुत ज्यादा नर्वस और डरी हुई लग रही थी। आहान ने उससे कहा, अगर तुम एक कंपटीशन जीत गई तो मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। ये सुन मयूरी की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो तुरंत अपने मन में काउंट करने लगी कि अगर उसकी सैलरी डबल हो गई तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। राजजादा फैमिली से इस वक्त उसे जितनी सैलरी मिल रही थी वो बाकी जगह से मिलने वाली सैलरी से ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी और अब आहान ने उसकी सैलरी डबल करने का ऑफर दे दिया था। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, अगर इस खड़ूस ने मेरी सैलरी डबल कर दी तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा। मयूरी यही सब सोच रही थी कि अगले ही पल वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और पियानो के बारे में सोचने लगी। उसे पियानो बजाना आता तो था पर उसने पिछले कई सालों से पियानो को हाथ तक नहीं लगाया था। इस वजह से वो मन ही मन में घबरा रही थी। उसके लिए इस वक्त शगुन को हराना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तभी उसने फिर से खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ए डोबी, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ। तुझे खबर है ना कि तेरी पियानो पर अभी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। ऐसे में तू शगुन को कैसे हराएगी? तू यह नहीं कर पाएगी। मयूरी, छोड़ दे। मयूरी ये बात आहान को बताना चाहती थी कि वो ये सब नहीं कर पाएगी, पर उसने कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दिया और उसे स्टेज की तरफ इशारा करते हुए वहां जाने के लिए कह दिया। उसके कहने पर मयूरी स्टेज पर तो चली गई पर अभी भी उनकी धड़कनें तेज तेज चल रही थी। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और वहां पियानो के सामने वाली सीट पर बैठ गई। इस वक्त वो पियानो की ब्लैक एंड व्हाइट कीज को घूर रही थी। डर के मारे उसके हाथों से पसीना छूटने लगा था। वहीं मयूरी को स्टेज पर देखकर भीड़ में से ही किसी की आवाज आई, अरे ये तो परी की नर्स है। क्या एक नर्स किसी प्रोफेशनल पियानो बजाने वाले से अच्छा पियानो प्ले कर सकती है? उसकी बात पर किसी दूसरे गेस्ट ने कहा, थोड़ा बहुत पियानो तो मैं भी बजा लेता हूँ, पर ऐसे ही थोड़ी एक्सपर्ट से कंपटीशन के लिए तैयार हो जाऊं। और अभी तो सॉन्ग में शगुन ने प्ले किया है, वो सच में बहुत ज्यादा टफ था। ये सुन उस पहले वाले गेस्ट ने उनसे पूछा, तो आप फिर किसको सपोर्ट करेंगे, उस नर्स को या फिर सुपर टैलेंटेड शगुन को? ऑब्वियसली शगुन को। एक नर्स का पियानो एक्सपर्ट से क्या मुकाबला। और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उनकी बातें सुनकर मयूरी का बचा कुचा कॉन्फिडेंट भी गायब होने लगा था। सिर्फ वो दोनों ही नहीं, पार्टी में मौजूद लगभग सारे गेस्ट अब यही बातें कर रहे थे। मयूरी की घबराहट के मारे सांसें ऊपर नीचे होने लगी। पर फिर मयूरी की नजर परी पर गई जो उसे चेयर अप करने के लिए एक्साइटेड होकर उछल रही थी। उसे देखकर मयूरी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने गहरी लंबी सांस ली और खुद को शांत करते हुए बोली, रिलैक्स मयूरी, तू अब इसमें इतना टेंशन क्यों ले रही है? देखा जाएगा जो भी होगा। अभी तू बस अपनी परफॉर्मेंस पर कंसंट्रेट कर। और फिर कान्हा जी भी तो तेरे साथ है ना। इतना कहकर वो उनसे मन ही मन में प्रे करने लगी। ध्यान रखना कान्हा जी। उसने सामने पियानो की तरफ देखा तो उसकी नजर सामने रखे एक पेपर पर पड़ी जिसमें शगुन ने गाने की धुन लिख रखी थी। जैसे ही उसने उन पेपर्स को देखा उसे एक आइडिया आया और उसने वही धुन बजाना शुरू कर दी। अब तक सारे लोग आपस में बात कर हंस रहे थे। कोई मयूरी पर हंस रहा था तो किसी को उस पर तरस आ रहा था। शगुन और हेतल इस माहौल का पूरा मजा ले रहे थे। तभी मयूरी के पियानो बजाने की धुन वहां गूंजने लगी। यह वही गाना था जो अभी थोड़ी देर पहले शगुन बजा रही थी। सब लोगों का ध्यान स्टेज की तरफ चला गया। सब लोग मयूरी की परफॉर्मेंस से हैरान हो गए, स्पेशली शगुन। वो गुस्से में बोली, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तो बिल्कुल वही धुन प्ले कर रही है जो मैंने की थी। ये ड्रेसिंग करने वाली मामूली सी नर्स इतनी टफ धुन कैसे प्ले कर सकती है? कहीं इसने इसके पहले कोई प्रैक्टिस तो नहीं की? पर ये सब इसने कब किया होगा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये लड़की ऐसा कुछ भी कर सकती है। इस धुन को सीखने में मुझे खुद ही 1 महीना लगा था और ये मामूली सी नर्स इसे इतनी आसानी से प्ले कर रही है। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? शगुन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर किसी ने जोरदार तमाचा मार दिया हो। मयूरी की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी ही
थी। वहीं आहान भी इस वक्त अपनी आंखें उठाकर बस मयूरी को ही देख रहा था। वो उसे इतना अच्छा पियानो प्ले करते हुए देखकर दंग रह गया था। मयूरी की परफॉर्मेंस से पूरे हॉल में एकदम शांति छा गई थी। सब उसे बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। उन लोगों को देखकर ही पता चल रहा था कि वो उसकी परफॉर्मेंस को काफी एंजॉय कर रहे थे। भले ही मयूरी ने शगुन की धुन प्ले की थी, पर उसकी लास्ट की धुन शगुन से बिल्कुल अलग थी। मयूरी को इतना अच्छा पियानो प्ले करते देखकर आहान उसकी तरफ और भी गहरी नजरों से देखने लगा और उसके हाथों में जो वाइन का गिलास था उसने उसे और भी मजबूती से पकड़ लिया था। अभी तक वो पार्टी हॉल एक कॉन्सर्ट हॉल में कन्वर्ट हो गया था। जैसे ही मयूरी ने अपना सॉन्ग पूरा किया, तालियों की गूंज शुरू हो गई। वहीं शगुन शौक होकर वहीं रखी चेयर पर थम से बैठ गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। एक मामूली सी नर्स शगुन को नहीं हरा सकती। वो अपने सामने स्टेज पर खड़ी मयूरी को लगातार घूर रही थी। उसके मन में अभी ये चल रहा था कि आखिर एक नर्स उस जैसी अवार्ड विनर को कैसे हरा सकती है। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वहीं मयूरी भी हैरान होकर स्टेज पर खड़ी थी। उसे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतना अच्छा पियानो प्ले कैसे कर लिया था। स्टार्टिंग की शुरुआत धुन उसने उस पेपर को देखकर प्ले कर दी थी, पर बाद में वो बस अपने मन से ही धुन बजाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उंगलियां अपने आप पियानो पर चल रही थी। तभी उसकी नजर आहान पर गई। वो भी इस वक्त उसी की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त किसी भी तरह के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर मयूरी समझ गई थी कि एक कंपटीशन वो जीत चुकी थी और साथ ही उसने हेतल और शगुन को भी अच्छा मजा चखा दिया था, क्योंकि ये उन दोनों के लिए बिल्कुल एक तमाचे की तरह था। इससे भी ज्यादा खुशी की बात उसके लिए ये थी कि अब उसकी सैलरी डबल होने वाली है। उसने खुश होकर खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कान्हा जी, आपकी वजह से आज मेरी इज्जत बच गई। मैं एक कंपटीशन जीत गई और अब तो मेरी सैलरी भी डबल हो जाएगी। बस इसी तरह हमेशा अपनी इस पागल मयूरी का ध्यान रखना। अपना परफॉर्मेंस पूरा करके सबको थैंक यू कहने के बाद मयूरी स्टेज से नीचे आ गई। वो बा के पास गई तो इस वक्त हेतल और शगुन भी उन्हीं के पास खड़े थे। मयूरी ने उनकी तरफ देखते हुए पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहा, मैम क्या मैं कंपटीशन में जीत गई? हेतल तो इतनी ज्यादा हैरान थी कि उन्हें खुद कुछ होश नहीं था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मयूरी उनकी भतीजी को हरा देगी। आज तक किसी ने में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शगुन को टक्कर दे सके, पर मयूरी ने तो उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मयूरी सच में बाजी मार चुकी थी। अब क्या करेगा आहान हेतल और शगुन के साथ? और मयूरी तो एक नर्स थी, तो उसने पियानो बजाना कब सीखा, और वो भी इतना अच्छा कि शगुन जैसे एक्सपर्ट को हरा दिया। और क्या पियानो का राज छिपा है रही है मयूरी। हेतल को ये देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। उसने बहुत कॉन्फिडेंट के साथ मयूरी को चैलेंज किया था, पर ये दाव दोनों बुआ ताई जी और भतीजी पर ही भारी पड़ गया था। हेतल ने शगुन को अपनी तरफ खींचा और कहा, भाई साहब ने तुम पर इतने पैसे इस दिन के लिए खर्च किए थे। तुमने अब्रॉड जाकर म्यूजिक सीखा और आज एक मामूली सी लड़की तुमसे ज्यादा बेहतर पियानो बजा रही है। बेकार, गलती मेरी है जो मैंने तुम्हारी बातों में आकर मयूरी को चैलेंज कर दिया। शगुन बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी। हेतल उसे इस तरह सबके सामने डांट रही थी। उसने भरी आवाज में कहा, बुआ, पर अब वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही हेतल ने कहा, मुझे बुआ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जैसी भतीजी होने से तो अच्छा है कि मेरी कोई भतीजी ही ना हो। आज हेतल और जिग्नेश के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि बाऊ सबके सामने उन दोनों को एक्सेप्ट करने वाले थे। ऐसे में हेतल नहीं चाहती थी कि शगुन की वजह से ऐसा कुछ हो जाए जो उन दोनों के अगेंस्ट हो। वो किसी भी तरह शगुन से पल्ला झाड़ना चाहती थी। उसने आहान से कहा, आहान में पागलों की तरह शगुन की बातों में आ गई। भाई साहब के लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। तुम इसे जो सजा देना चाहो वो दे सकते हो, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। ये सुनकर आहान हैरान हो गया, क्योंकि वो जान गया था कि हेतल कितनी मतलबी औरत है
अब तक वो शगुन के गुणगान गाते नहीं थक रही थी और अब वो उसे सजा दिलाना चाहती थी। आहान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। उसने शगुन की तरफ देखा जो इस वक्त रो रही थी और उसका सारा काजल फैल गया था। आहान ने शगुन को घूरते हुए कहा, शगुन क्या हुआ? तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट थी ना, अब क्या हुआ? शगुन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, पर उसने कुछ बोलने की कोशिश की। आहान वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। आहान ने हेतल की तरफ तीखी नजरों से देखा और कहा, चैलेंज आप दोनों ने किया था और अब मयूरी जीत गई है तो फिर सजा भी आप दोनों को ही भुगतनी पड़ेगी। ये बात सुनकर हेतल के चेहरे का रंग उड़ गया था। भारी मेकअप के साथ भी उसका चेहरा सफेद हो गया था, जो साफ नजर आ रहा था। उसने मन में सोचा, हेतल तू तो आज अच्छी फंसी। क्या सोचा था और क्या हो गया? अब क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। उधर वो कब से इंतजार कर रही थी कि कब बा सबके सामने उसे और जिग्नेश को एक्सेप्ट करेंगी, और यहाँ पर बात उसकी और शगुन की सजा पर आ चुकी थी। अगर शगुन की वजह से उसे भी सजा मिली तो वो इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मजाक बनकर रह जाएगी। उसने खुद को संभाला और कहा, आहान मुझे एक और मौका दे दो। मैं तुम्हारी हेतल समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या बोले। वो आहान को किस रिश्ते के बारे में बोले? उन दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। आहान के लिए वो बस एक जिग्नेश की पत्नी थी। अब जिग्नेश को भी इन सब से बहुत इरिटेशन हो रही थी। उसके लिए आज इतना बड़ा दिन था, पर हेतल और उसकी भतीजी शगुन की वजह से सबका ध्यान उस पर से हटकर मयूरी पर चला गया था। जिग्नेश ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया। अब हेतल तुमने अपने लिए गड्ढा खुद खोदा है। अगर हार गई हो तो सजा के लिए भी तैयार रहो, पर तुम मेरी पत्नी हो। इतना बोलने के बाद जिग्नेश ने आहान की तरफ देखा और उसे कहा, आहान अगर तुमने शगुन के साथ हेतल को घर से निकाल दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम इसके लिए कोई और सजा सोच लो। ये सुनकर आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, शगुन के लिए तो मैंने सजा सोच ली है। वो अब इस घर में कभी कदम नहीं रखेंगी, पर हेतल काकी का क्या करें? जिग्नेश काका आप ही कोई सलूशन बता दो। आहान ने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि वो देखना चाहता था कि जिग्नेश इस बात पर क्या बोलते हैं। जिग्नेश भी अब पूरे फंस गए थे। अब उन्हें ही अपनी पत्नी को कुछ ऐसी सजा देनी थी जो सही भी हो और हेतल को बुरा भी ना लगे। उन्होंने कुछ सोचा और कहा, एक काम करते हैं आहान, हेतल को घर से मत निकालो पर पार्टी से निकाल दो। वैसे भी उसे बड़े बड़े लोगों के बीच में रहने का शौक है, तो अगर हमने उसे यहाँ से निकाल दिया तो यह उसके लिए सजा ही होगी। यह सुनकर हेतल को बहुत गुस्सा आने लगा। जिग्नेश अच्छे से जानता था कि आज का दिन जितना जरूरी उसके लिए था उतना ही जरूरी हेतल के लिए भी था, पर फिर भी वो उन्हें जाने के लिए कह रहे थे। हेतल वहां से टस से मस नहीं होना चाहती थी, पर वो जानती थी अगर वो आज वहां से नहीं गई तो फिर उसे शायद रायजादा मेंशन में हमेशा के लिए बाहर जाना पड़ सकता था। हेतल कुछ बड़बड़ाते हुए शगुन के साथ मेंशन से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद सब फिर से सेलिब्रेशन मोड में आ गए थे। उनके वहां से जाने के बाद बा ने कहा, गलत करने वालों को सजा मिल गई है तो जीतने वालों को भी इनाम मिलना चाहिए ना। बा का सीधा इशारा ये था कि मयूरी को भी कोई इनाम मिलना चाहिए। आहान ने अपनी बा की तरफ देखा और कहा, बा आप मयूरी को क्या इनाम देना चाहती हैं? बा ने कहा, सैलरी बढ़ाना और डबल करना तो इनाम है ही, पर उसके अलावा भी तो कुछ होना चाहिए। ये सुनकर मयूरी खुश हो गई। उसे हमेशा से अच्छा करने में पर इनाम मिलना बहुत अच्छा लगता था। अपने चंचल स्वभाव की वजह से उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। उसने मन में सोचा, वाह कितनी अच्छी है, वो सबके बारे में कितना सोचती हैं। आहान ने सैलरी डबल करने का वादा तो कर ही दिया था, तो क्या वो उसकी पूरी ट्रिपल करने वाला था? आहान ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठा गई और कहा, इसके अलावा अब मैं क्या इनाम दे सकता हूँ? इतने में परी अपनी सीट पर उछलने लगी और उसने कहा, मुझे पता है, मैं बताती हूँ कि प्यारी दीदी को क्या सरप्राइज मिलना चाहिए। ये देखकर सब हैरान हो गए। ये बोलते हुए परी इतनी क्यूट लग रही थी कि सबकी नजरें उसकी तरफ आ गई थी। सभी सब उसको एडमायर कर रहे थे।
तभी मयूरी उसके पास आई और उसने कहा, क्या हुआ बेबी? परी ने कहा, मुझे टेबल पर खड़ा होना है। मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाह रही थी। उसने पूछा, यह आप क्या कर रही हो? इतने में परी ने कहा, अरे बाबा, मुझे टेबल पर खड़ा होना है। मयूरी को वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो परी की बात मान गई और उसने परी को टेबल पर खड़ा कर दिया। उसके बाद उसने कहा, अब बताओ क्या हुआ परी? परी ने कहा, प्यारी दीदी मेरे पास आओ। मयूरी उसके पास आ गई। तभी परी ने उसे गले लगाया और उसके गाल पर किस कर दिया। इसके बाद उसने आहान को अपने पास बुलाया। डैडी मेरे पास आओ। आहान भी उसके पास आ गया। वहां मौजूद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि परी क्या करना चाहती थी। उसने आहान को भी किस कर दिया और कहा, डैडी सरप्राइज में तो किस होनी चाहिए, आप भी मेरी दीदी को किस करो। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी बच्ची ये बात बोल देगी। अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मयूरी ने खुद को संभाला और कहा, परी मजाक कर रही है, वो बचपने में कुछ भी बोल रही है। मयूरी ने तो अपने मन की बात बोल दी थी, पर आहान अब तक चुप था। उसने कुछ नहीं बोला था और बस मयूरी को देख रहा था। ये देखकर मयूरी ने मन ही मन में सोचा, ये खड़ूस मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं इसका इरादा सच में मुझे किस करने का तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये डोबी, कुछ भी मत सोच। खड़ूस वो नहीं तू है, कुछ भी सोच रही है। मयूरी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी जिया और आई और उसने कहा, आहान सर, परफॉर्मेंस का टाइम हो गया है। परफॉर्मर भी आपके साथ डांस करने के लिए रेडी हैं। आप कहें तो मैं उन्हें। आहान ने बा के लिए ये परफॉर्मेंस सनाया के साथ तैयार की थी। वो दोनों बा को उनके बर्थडे पर सरप्राइज देना चाहते थे। फिर सनाया हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई। पहले तो आहान ने परफॉर्म न करने का मन बना लिया था, पर फिर वो किसी परफॉर्मर के साथ परफॉर्म करने को रेडी हो गया था। जिया अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आहान ने कहा, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और के साथ परफॉर्म करूंगा। इतना कहने के बाद आहान मयूरी को देखने लगा। उसकी आंखों के सामने मयूरी का पियानो प्ले करता हुआ चेहरा आ गया था। आहान उसके पास आया और उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मयूरी क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? आहान देखना चाहता था कि मयूरी उससे और क्या क्या छुपाया है। वो मयूरी के बारे में और जानना चाहता था। आहान बहुत अच्छा पियानो प्ले करता था और अपने पियानो स्किल्स की वजह से ही वो अपने सनाया को भी इम्प्रेस किया था। पियानो की बीट्स की नॉलेज की वजह से उसे डांस भी आता था, इसलिए उसने सोचा कि शायद मयूरी को भी डांस आता हो। मयूरी ये बात सुनकर सिर्फ हैरान नहीं हुई बल्कि परेशान ही हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान ऐसा क्यों कर रहा था। उसने बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दिया। तब आहान उसके पास आया और उसने धीरे से उसके कान में कहा, अगर तुम मान गई तो मैं तुम्हारी सैलरी 3 गुना बढ़ा दूंगा। ये सुनकर तो जैसे मयूरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 3 गुना सैलरी कहा। कुछ दिनों पहले तक उसके पास कोई जॉब नहीं थी और अब सिर्फ पियानो की वजह से उसके पास डबल ट्रिपल सैलरी आ रही थी। पर मयूरी ऐसी नहीं थी कि पैसों के लिए वो किसी भी की भी बात मान ले। पर यहाँ 3 गुना ज्यादा सैलरी की बात हो रही थी। मयूरी बहुत ही उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। पर तभी फिर से आहान ने कहा, तुम्हें 2 महीने की 3 गुना सैलरी मैं एडवांस में दे दूंगा। आहान ने पूरी बात बोली भी नहीं थी कि इतने में मयूरी ने कहा, ओके मैं डांस करूंगी। मयूरी नहीं जानती थी कि उसने ये बात इतनी जल्दी कैसे मान ली थी, पर शायद उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसे ये बात माननी पड़ी। ये सुनकर आहान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने कहा, ग्रेट मयूरी अभी टेंशन में थी। उसने डांस के लिए तो हाँ कह दिया था, पर वो नहीं जानती थी कि वो आहान के साथ अपने स्टेप्स मैच कर पाएगी या नहीं। उसने आहान से कहा, मुझे डांस करना नहीं आता। आहान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम सीख जाओगी। ये सब देखकर रिया ने कहा, सर ये एक परफॉर्मेंस है, इतने लोगों के सामने क्या आप सच में मयूरी के साथ ही डांस करना चाहते हैं? आहान ने रिया की तरफ देखा और कहा, हाँ। इसके बाद उसने मयूरी का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज के बीचों बीच ले गया। उसने मयूरी की कमर पर हाथ रखा और उससे कहा, मेरे कंधे पर हाथ रखो। मयूरी तुरंत आहान की बात मान गई। इसके बाद आहान ने अपना हाथ आगे किया तो मयूरी ने उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया।
उसने एक बार फिर से कहा, मिस्टर आहान रायजादा, मुझे डांस करना नहीं आता। ये इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस कहीं मेरी वजह से। मयूरी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आहान ने कहा, तुम बस ये सोचो कि तुम्हें 2 महीने की सैलरी एडवांस मिलने वाली है। अगर तुम ऐसा सोचोगी तो तुम सब ठीक होगा। मयूरी उसकी ये बात सुनकर हैरान भी थी और वो कुछ बोलती उससे पहले ही म्यूजिक शुरू हुआ और आहान उसे मूव करवाने लगा। वो हैरानी से उसे घूर रही थी और आहान उसे अपने मूव्स के अकॉर्डिंग घुमा रहा था। कुछ ही पल बाद दोनों ही बहुत ही कैजुअली डांस कर रहे थे। मयूरी को डांस स्टेप्स पता नहीं थे, पर फिर भी वो आहान को फॉलो करते हुए बहुत ही खूबसूरत डांस कर रही थी। सब लोग बहुत खुशी से उन्हें परफॉर्म करते हुए देख रहे थे। डांस के बाद सबने बहुत जोर से तालियां बजाईं, पर आहान के चेहरे पर एक बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन था। मयूरी ने जब उसकी तरफ देखा तो उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों था। उसने सोचा, क्या डांस अच्छा नहीं हुआ? पर सब जितने खुश हैं, मुझे नहीं लगता कि डांस में कोई कमी थी। फिर इस खड़ूस को क्या हो गया? इतना इनका कुछ समझ नहीं आता। मयूरी ये सब सोच रही थी कि इतने में आहान वहां से चला गया। मयूरी ये देखकर और हैरान हो गई। वो खुद उसे स्टेज पर लाया था और अब उसे ऐसे अकेले छोड़कर वहां से चला गया था। आखिर आहान अचानक से वहां से क्यों चला गया? सो गाइस, आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि बहुत जल्द आ जाएगा। एंड यार, तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर देना, एंड लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर ही देना, एंड कॉमेंट तो जरूर से करना। एंड सब्सक्राइब वही करना जिसको आगे के एपिसोड से देखना हो, आगे की स्टोरीज देखनी हो, वरना मत करना, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड आगे क्या होगा, बहुत सारे सवाल हैं तो जो कि नेक्स्ट पार्ट टाइम टू टाइम अपलोड हो जाएगा। तो मिलता है आपका भाई नेक्स्ट एपिसोड लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।